हेलो गाइस। हम लोगों ने देखा था इनसाइट्स का डेली करंट अफेयर्स का 21 दिसंबर का हिंदी में सारा करंट अफेयर्स जो कि हमारे प्रीलिम्स यूपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज हम लोग देखते हैं उसका इंग्लिश में। ठीक है, तो टॉपिक क्या क्या कवर्ड होगा वो देख लीजिए। हु वाज खुदीराम बोस? खुदीराम बोस जी कौन थे? एनी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेंटिनेल आइलैंड विल वाइप आउट ट्राइबल। हिंदी में हम लोगों ने ये देख चुका है। यूकेज मोर इन्फेक्शियस कोविड 19 स्ट्रेन स्प्रीड्स फास्टर। तो हम लोगों ने देखा था कि यूके में जो होता है, इंग्लैंड में, इसका जो होता है एक अलग टाइप का स्ट्रेन जो कि आपको म्यूटेशन के थ्रू क्या होता है कि ये अपना रूप चेंज कर लेता है, तो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इंडिया यूएस मल ओवर अनफिनिश्ड वर्क, जो हमारा काफ़ी सारा अनफिनिश्ड वर्क बचा हुआ है उसके ऊपर। फिर कर्नाटका अपॉइंट्स रीजनल कमिश्नर टू कंपाइल स्टेटस ऑफ पॉन्जी केसेस। तो जो पॉन्जी स्कीम्स वगैरह चलते हैं उसके लिए उन्होंने रीजनल कमिश्नर अपॉइंट किया था, तो वो हम लोगों ने देखा था। फिर इंडिया टू ब्रिंग मोर नेशंस इनटू कोस्टल रडार नेटवर्क, और प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ देखा था। फास्ट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मंकी के लिए तेलंगाना में। फिर आपको हिमालयन ट्रिलियम क्या है वो समझे थे। ओएनजीसी बिगिंस प्रोडक्शन इन बंगाल बेसिन मेकिंग इट इंडियाज एट फंक्शनल। तो ये सारा कुछ हम लोग फिर से इंग्लिश में देखेंगे। हिंदी में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था। इनसाइट्स का करंट अफेयर्स का है जिसका हम लोग रिवीजन पर्पस से कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है आपका खुदीराम बोस जी। was खुदीराम बोस? तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली विजिटेड द नेटिव विलेज ऑफ बंगाली रिवोल्यूशनरी खुदीराम बोस इन मिदनापुर वेस्ट बंगाल। तो एक्चुअली ये इस कारण से अभी फ़िलहाल न्यूज़ में है क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं उन्होंने विजिट किया था खुदीराम बोस जी का, जो मिदनापुर में वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इस कारण से ये न्यूज़ में है। फिर खुदीराम बोस जी कौन थे? इवेंट्स जो उनसे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक है कि जो खुदीराम बोस जी का नाम पूरे देश में मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा होगा कि जिन्होंने नहीं सुना होगा। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन लोगों का नाम। तो इनका नेटिव विलेज जो है खुदीराम बोस जी का कहाँ पे है? तो मिदनापुर। मिदनापुर कहाँ पड़ता है आपको? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पे अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने अभी विजिट किया था। तो देखिए, बॉर्न इन 1889, बोस इज हाईली रिगार्डेड इन बंगाल फॉर हिज फेयरलेस स्पिरिट। तो इन्होंने 1889 में बर्थ लिया था और काफ़ी ज़्यादा इन्हें आदर भाव के साथ देखा जाता है। नॉट ओनली इन बंगाल लिखा हुआ, पूरे हमारे इंडिया में। और इवन आप बोल सकते हो उस समय का इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश सभी जगह। अनलाइक अदर लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस, हाउएवर, खुदीराम्स लेगेसी हैज़ बीन लार्जली लिमिटेड टू बंगाल। तो ऐसे बताया जा रहा है कि जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जी और इन लोगों के हिसाब से अगर देखें, थोड़ा कंपेयर करेंगे, तो इनका ऑब्वियसली थोड़ा जो इनका लेगेसी है बंगाल में ही लिमिटेड है। क्योंकि जैसे सुभाष चंद्र बोस जी तो ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, और आप लोगों को पता ही है खासकर कि वो हमारे, अगर जब बात किया जाए कि जो संयुक्त जो हुआ था उस समय जब उन्होंने प्रोविजनल जो बना था ये इंडियन नेशनल आर्मी के तहत, तो वो प्रोविजनल जो होता है उस समय के मतलब पूरा ऑल ओवर हेड बने थे। तो आप कह सकते हैं कि मतलब उस समय के इंडिया, अभी के इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों के वो एक साथ ही ओवरऑल इंचार्ज हुए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। इन 1905 व्हेन बंगाल वाज पार्टीशन्ड ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, तो 1905 में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट किया था खुदीराम बोस जी ने, जो 1905 में बंगाल विभाजन का जो हुआ था। एट द एज ऑफ, किन्होंने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। एट द एज ऑफ 15
Bose joined the Anushilhan Samiti, an early 20th century organization that propounded revolutionary activities in Bengal. तो 15 साल के एज में ही इन्होंने अनुशीलन समिति ज्वाइन कर लिया था. द डिसाइडिंग मोमेंट ऑफ बोस life came in 1908 when he, along with another revolutionary Prafulla Chaki, were assigned the task of assassinating the district magistrate of Muzaffarpur. तो एक्चुअली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनसे खुदीराम बोस जी का नाम, खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी, ये जो अनुशीलन समिति में जुड़े थे, इन लोगों को काम दिया गया था उनको असैसिनेट करने का, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से हत्या करने का. जो उस समय मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं अनपॉपुलर थे. तो इस कारण से, और आप लोगों को जो क्रांतिकारी हमारे लोग थे, रिवॉल्यूशनरी लोग, वो इसी टाइप से उन लोग के एक्टिविटीज़ हुआ करती थी. ये देख लीजिए खुदीराम बोस जी की छवि को. अभी चलिए आगे देखते हैं. एनी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेंटिनेल आइलैंड विल वाइप आउट ट्राइबल्स. अगर हम लोग जो सेंटिनेल आइलैंड में थोड़ा बहुत भी अगर जो हम लोग एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो पूरा जो भी वहाँ पे ऐसे ही 50-100 लोग तो बचे हुए ही हैं, तो वो भी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे. क्योंकि सेंटिनेलीज आइलैंड के जो लोग हैं वो क्या होता है कि बाहरी दुनिया से एकदम अलग हैं. तो इस कारण से क्या होता है कि अगर उनमें छोटा मोटा भी जो बुखार और ये सब का भी वायरस अगर फैल जाता है तो काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम्स होगा, वो पूरे तरीके से मर जाएंगे. जैसे कि कोरोना वायरस, अभी कोरोना वायरस फैला और हमारे लिए नया है, तो देखिए हम लोगों को कितना ज़्यादा डेथ हो रहा है पूरे दुनिया में. तो इसी तरीके से उन लोगों के लिए सारा चीज़ क्या होगा, बिल्कुल ही नया होगा, तो काफ़ी उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है. तो यहाँ देखिए एंथ्रोपोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है पॉलिसी डॉक्यूमेंट वार्न्स ऑफ थ्रेट टू इंडेंजर्ड ग्रुप फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटीज. तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट ने ये वार्निंग जारी किया है किसके लिए, तो इंडेंजर्ड जो ग्रुप है कि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज न किया जाए. द पॉलिसी डॉक्यूमेंट कम्स ऑलमोस्ट 2 years आफ्टर अमेरिकन नेशनल जॉन एलन चाओ वाज एलिजेडली किल्ड बाय द सेंटिनेलीज ऑन द आइलैंड. तो ऐसा बताया उस समय, काफ़ी 2 साल पहले आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि एक जो अमेरिकी नेशनल के जॉन एलन चौ थे, उन्हें मतलब सेंटिनेलीज आइलैंड के लोगों के द्वारा मार दिया गया था. द सेंटिनेलीज, ए मोस्ट सेक्लूटेड, इज ए पर्टिकुलरली vulnerable tribal group who reside in complete isolation on the island. तो सेंटिनलीज क्या होते हैं कि बहुत ही एकदम अलग रहते हैं. और ये पीवीटीजी एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का एक समूह है. उसमें भी अगर बोला जाए तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो आइसोलेटेड हैं, अलग रहने वाले लोग, उन्हें सेंटिनलीज लोग होते हैं. जैसे आपको जारवाज हैं, ये सब अंडमान निकोबार में तरह तरह के जो होते हैं आपको ट्राइबल्स लोग रहते हैं. की ऑब्जर्वेशंस आगे अभी हम लोग और आगे देखते हैं. यहाँ देखिए एनी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड. अगर जो होता है कि थोड़ा बहुत भी हम लोग अगर करते हैं, एनी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड of the Andamans for commercial and strategic gain would spell the death knell for its occupants. तो अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी अगर एक्सप्लॉयटेशन होता है नॉर्थ जो सेंटिनल आइलैंड का है, जो कि अंडमान के हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो होगा वहाँ के रहने वाले लोगों को, जैसा मैंने बताया, मारे जा सकते हैं. द राइट ऑफ द पीपल टू द आइलैंड इज नॉन नेगोशिएबल. तो वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो अधिकार है वो नॉन नेगोशिएबल है. बिल्ड अ नॉलेजेबल बैंक ऑन द सेंटिनलीज. तो बताया जा रहा है ये भी कि कुछ उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो कीजिए. सिंस ऑन द स्पॉट स्टडी इज नॉट पॉसिबल फॉर ट्राइबल कम्युनिटी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट सजेस्ट द स्टडी ऑफ ए कल्चर फ्रॉम डिस्टेंस. एक्चुअली ऑन द स्पॉट स्टडी तो करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कल जब मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया था तब भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि उन लोग क्या होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अटैकिंग मूड में रहते हैं, मतलब डेंजर हैं, वो तुरंत ही हमला कर देते हैं. एक्चुअली वो तो क्या होता है कि उन्हें जैसे हम लोग को देखते हैं तो वो उन्हें लगता है कि हम लोग दुश्मन हैं, तो इस कारण से वो अटैक कर देते हैं. तो इसलिए काफ़ी, इसलिए दूर से ही अगर करें
उनके बारे में स्टडी तब थोड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर आप करोगे तो जैसे वो नॉर्मली काफ़ी बार इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश किया है, लेकिन ये लोग जो होते हैं हमला करते हैं। हु आर सेंटिनलीज? सेंटिनलीज कौन है? तो सेंटिनलीज इज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 50 to 100 on the North Sentinel Island, are not only among the most isolated of the 75 PVTs across the country, so but also among the 5 in the Andaman and Nicobar Island, which include Great Andamanese, Onge, Jarwa and Thompen। सेंटिनली जो होते हैं पॉपुलेशन 50 से 100 के बीच में होगा इनका। ये केवल मोस्ट आइसोलेटेड नहीं है जो 75 पीवीटीजी पूरे देश में है, उसके साथ साथ ये जो होते हैं आप पकड़ लीजिए एमंग द 5 जो होता है अंडमान निकोबार आइलैंड में जो 5 तरह के ट्राइबल थे उसमें भी सबसे ज़्यादा जो होता है ये अलग रहते हैं। इसमें कौन कौन सा है आपको देखिए, तो अंडमानीज, ओंगे, जारवा, सोम्पेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, अंडमानीज है, ओंगे हैं, जारवा और सोम्पेंस। स्टेप्स टेकन टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ सेंटिनलीज। The entire North Sentinel Island with 5 kilometer coastal sea from high water mark is notified as tribal reserves। देखिए जो इंटायर जो होता है आपको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो होता है साथ साथ कितना आपको अलॉन्ग विद 5 किलोमीटर, जो 5 किलोमीटर का जो आपको एरिया है इसे पूरा नोटिफाइड किया गया है ट्राइबल रिजर्व के रूप में। द गवर्नमेंट रिस्पेक्ट्स देयर वे ऑफ लाइफ स्टाइल, देयरफॉर हैज adopted an eyes on hands and hands off practice to protect and safeguard the Sentinelese tribal। तो एक्चुअली गवर्नमेंट जो होता है कोशिश करता है कि इन लोगों का जो होता है कि अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि उन लोग जैसे रहते हैं उन लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। ए प्रोटोकॉल ऑफ सर्कम नेविगेशन ऑफ द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हैज बीन नोटिफाइड। द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑफ कोस्ट गार्ड्स एंड बोट्स ऑफ मारीन पुलिस मेक sorties around नॉर्थ सेंटिनल टू कीप सर्वेलेंस। तो प्रोटोकॉल है उनके वहाँ पे नोटिफाइड किया गया, और जो शिप्स है जहाज और एयरक्राफ्ट होते हैं वो कोस्ट गार्ड के जो हैं वो वहाँ पे आराम से चक्कर लगाते रहते हैं, निगरानी रखते हैं। दे हैव बीन प्रोटेक्टेड अंडर, तो किसके किसके अंदर प्रोटेक्शन उन्हें मिला हुआ है ये भी देख लीजिए। तो आपको अंडमान एंड जो निकोबार आइलैंड रेगुलेशन 1956, तो अंडमान एंड निकोबार रेगुलेशन 1956, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। फिर आप देख लीजिए रेस्ट्रिक्शन अंडर फॉरेनर रेस्ट्रिक्टेड ऑर्डर्स 1963, वीजा मैनुअल कंडीशंस पासपोर्ट एक्ट 1920, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इन सभी के तहत जो होते हैं इन लोगों को प्रोटेक्शन प्राप्त है। आगे चलिए देखते हैं, वाई आर दे सेड टू बी वल्नरेबल। तो उन्हें वल्नरेबल क्यों कहा जाता है? देखिए, इट इज सेड दे हैव मेड लिटिल टू नो एडवांसमेंट इन द ओवर 60,000 ईयर्स एंड स्टिल लिव वेरी प्रिमिटिव लाइफ्स सर्वाइविंग मेनली ऑन फिश एंड कोकोनट्स। तो यह बोला जाता है कि वो उन्होंने बहुत ही कम या नहीं के बराबर कुछ एडवांसमेंट किया है, लगभग 60,000 साल से वहाँ रह रहे हैं और अभी भी वो आदिमानव की तरह ही रहते हैं, और नॉर्मली वो मछली और नारियल कोकोनट्स खाते हैं। दे आर वेरी वल्नरेबल टू जम्प सिंस दे आर नॉट हैड कॉन्टैक्ट with the outside world. Even a common flu virus carried by a visitor could wipe out the entire tribe। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर थोड़ा बहुत जो नॉर्मल फ्लू वायरस होता है वो भी अगर कोई वहाँ पे जाने वाले लोग के द्वारा ले जाया जाता है तो वो भी पूरे ट्राइब को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई कांटेक्ट नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड से। जैसा कि अभी कोरोना के समय में हम लोगों को कोविड-19 के कारण देखिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है। सिंस द 1960 देयर हैव बीन ए हैंडफुल ऑफ एफर्ट्स टू रीच आउट टू द ट्राइब बट ऑल हैव लार्जली फेल्ड। दे हैव रिपीटेडली एग्रेसिवली मेड इट क्लियर दैट दे वांट टू बी आइसोलेटेड। देखिए 1960 के बाद काफ़ी कोशिश किया गया है, लेकिन ये सारा जो होता है बेकार गया है, क्योंकि उन्होंने एग्रेसिव तरीके से जो होता है रिस्पॉन्स किया गया है और ये क्लियर किया है कि उन्हें लोगों के साथ रहना
नहीं पसंद है, वो अकेले ही रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो होता, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जारवा और ये सब जो ट्राइब्स हैं, इन लोग तब भी अब लोगों के साथ घुल मिलकर रहने लगे हैं थोड़ा, लेकिन इन लोगों ने हमेशा ही एग्रेसिव तरीके से रिप्लाई किया है। अभी देखिए यहाँ पे ये है हमारा, आपको नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड यहाँ पे इस जगह ये देखिए, ठीक है, इसे यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। ये हमारा अपना प्यारा देश इंडिया, और ये वाला एरिया जो होता है आपको, ये हमारा अंडमान निकोबार का है, और यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड है, ठीक है। अंडमान निकोबार आप लोग जाके घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छा जगह है। अभी चलिए आगे देखते हैं। यूके इज मोर इन्फेक्शियस कोविड-19 स्ट्रेन स्प्रेड्स फास्टर। तो यूके का जो होता है बहुत ही अधिक जो होता है इन्फेक्शियस जो कोविड-19 स्ट्रेन है, वो काफ़ी तेज़ी तरीके से फैल रहा है। तो देखिए, ए न्यू वेरिएंट कोविड-19 स्ट्रेन has been discovered in the United Kingdom last week and could be the reason behind the sharp rise in cases in the country। तो एक नया वेरिएंट मिला है कोविड-19 का और ये हो सकता है क्योंकि यूके में आप लोग न्यूज़ भी लगातार सुन रहे होंगे कि काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे फिर से कोविड का केस बढ़ रहा है। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर फीड न्यू स्ट्रेन हैज़ मच ट्रांसमिसिबिलिटी दैन कंपेयर टू द अर्लियर वेरिएंट। साइंटिस्ट और रिसर्चर बता रहे हैं कि ये जो काफ़ी अधिक चांस है कि ये पहले वाले की अपेक्षा में काफ़ी तेज़ी से फैलेंगे। वाई डू वायरसेज जो होता है म्यूटेट, तो वायरस जो होता है ये म्यूटेशन जो बता रहता है क्यों करते हैं। देखिए, म्यूटेशन जस्ट मीन्स ए डिफरेंस ए लेटर चेंज इन द जीनोम। तो क्या होता है कि म्यूटेशन जो होता है थोड़ा क्या होता है उसमें डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि अभी हम लोग मतलब इंसान, अगर मान लो हम लोग भी उड़ना चालू कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग म्यूटेट करके ये बन जाएंगे। फिर मान लो कुछ और भी नया चीज़ हमारे में आ गया तो वही म्यूटेशन होता है, मतलब थोड़ा सा हमारे जीनोम में फिर चेंजिंग हो जाता है। जैसे कि बोला जाता है ना कि लंगूर और ऐप से हम लोग क्या होता है म्यूटेट होकर फिर हम लोग इंसान बन गए हैं, तो ऐसा ही, ठीक है। तो फिर इसे कहते हैं, तो म्यूटेशन के थ्रू जो होता है कोविड भी ये लगातार क्या हो रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं। A mutation just means a difference, a later change in the genome. Mutations in viruses are a natural part of evolution। म्यूटेशन जो होता है वायरस में ये क्या होता है, नेचुरल पार्ट है इवोल्यूशन का, ठीक है। इसी तरीके से मतलब पूरे जो होता है इवोल्यूशन होता है एक्चुअली। द प्रेशर ऑन द वायरस टू इवॉल्व इज इंक्रीज्ड बाय द फैक्ट दैट सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल हैव नाउ बीन इन्फेक्टेड। तो अब क्या होता है, वायरस में ऑलरेडी ये है कि उसे म्यूटेट होना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो क्या होगा कि उसका किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वाई व्हाट इज द कोविड-19 म्यूटेंट स्ट्रेन? इट हैज बीन नेम्ड VUY 202010/01। द फर्स्ट VUI का फुल फॉर्म हो गया वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, और ये दिसंबर 2020 से 202012 से दिसंबर का महीना 2020 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। एंड इज डिफाइंड बाय ए सेट ऑफ 17 चेंजेस ऑफ म्यूटेशन, मतलब 17 तरीके का चेंज हुआ है। एज ऑफ दिसंबर 13 ए टोटल ऑफ 1108 cases with this new variant had been identified, predominantly in the south and east of England where cases have been rising। तो ये जो हो रहा है दिसंबर 13 तक बताया जा रहा है कि 1108 केस जो होता है नया वेरिएंट के साथ आइडेंटिफाइड किया गया है, और मैक्सिमम साउथ में और ईस्ट ऑफ इंग्लैंड का, जहाँ पे केस लगातार क्या हो रहा है कि राइज कर रहा है, बढ़ रहा है। आगे देखते हैं। हाउ हार्मफुल इज द न्यू कोविड स्ट्रेन? दिस न्यू वेरिएंट इज शोइंग सम 17 changes in the genome। दिस इज वेरी लार्ज चेंज। यह नया वेरिएंट जो होता है दिखा रहा है आपको 17 टाइप का चेंज जीनोम में, और यह बहुत ही बड़ा चेंज है। ड्यू टू दिस चेंज द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ दिस वायरस हैज ऑल्सो चेंज्ड एंड इज 70% मोर जो होता है इन्फेक्शियस कंपेयर टू द अर्लियर वेरिएंट। तो अगर ये जो नया वेरिएंट है यह 17 प्रकार का तो एक चेंज दिखा रहा है, ये ही अपने आप में बहुत ही
बड़ा चेंज है। और इस चेंज के तहत क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस चेंज द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ दिस वायरस हैज आल्सो चेंज। और जो होता है उसके ट्रांसमिशन होने का रेट भी जो होता है चेंज हो गया, और अभी 70% जो होता है अधिक इन्फेक्शियस हो गया है इसके पहले वेरिएंट से। तो बहुत ही अधिक चांस है बढ़ने का। देर इज आर हाई पॉसिबिलिटी है दैट द न्यू स्ट्रेन इज स्टिल इन द यूके एंड एज इट हैज़ नॉट बीन डिटेक्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। और ये बहुत ही अधिक चांस है कि अभी ये जो यूके में ही है ये वाला स्ट्रेन, और अधिक जगह ये नहीं फैला हुआ है दूसरे यूरोप में, क्योंकि उससे होगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो होगा प्रॉब्लम दिक्कत होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, क्योंकि ये दिसंबर का ही महीना था जब वहाँ पे आपको देखिए जब फर्स्ट में कोविड-19 चाइना से आया था, और अभी देखिए उसी तरीके से ये इसका भी बताया जा रहा है चांसेस है कोविड-19 जो होता है उसी का वायरस का ही ये वेरिएंट है। आगे देखिए, इंडिया यूएस मल ओवर अनफिनिश्ड वर्क। अभी जो बहुत सारा जो वर्क जो होता है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर जो हो रहा है क्या सारा चीज़ है वो हम लोग देखते हैं। एज ट्रम्प टेन्योर वाइंड डाउन, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि ट्रम्प का टेन्योर जो होता है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को पता है जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ और जॉन बिडेन जो होता है उन्होंने जीत लिया है इलेक्शन। तो द ट्रम्प टेन्योर वेंट डाउन और deals in trade, sanctions, nuclear energy, hang fire between India and the US, the unfinished businesses। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ अनफिनिश्ड रह गया है। देखिए, नो ब्लैंकेट वेवर ऑफ द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, सैंक्शंस फॉर बाइंग रशियन या चाइनीज आर्म्स। जैसे कि कोई इंडिया को वेवर तो मिला नहीं है कौन सा सेक्शन, ठीक है, अगर कि आप रसिया या चाइनीज का आर्म्स या अम्यूनिशन खरीदते हो तो क्या, जैसे हम लोगों ने S-400 किया खरीदा था, तो काफ़ी ज़्यादा ये चांसेस था कि हमारे ऊपर जो होता है कि रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगाया जाए, तो इसके लिए भी कोई वेबर वैसा हम लोगों को मिला नहीं है। ठीक है, फेलियर टू रिवर्स द डिसीजन टू रिवोक इंडिया जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज। जो हमारा GSP जो होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज, वो हम लोगों को हटा दिया गया था। ठीक है, ये GSP क्या होता है कि इसमें आपको ड्यूटी फ्री जो होता है कि काफ़ी सारा प्रोडक्ट जो होता है आप इंडिया से अगर भेजा जाता है USA में तो उस पर चार्जेज नहीं लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो हो रहा है आपका हटा दिया गया है, और वो इसको भी रिवर्स अभी तक नहीं हुआ है। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट टू बी फाइनलाइज फॉर द डिकेड ओल्ड MOU बिटवीन US बेस्ड वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी एंड न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू बिल्ड 6 रिएक्टर्स इन आंध्र प्रदेश। तो हम लोगों का जो होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनलाइज किया बहुत ही पुराना, लगभग मतलब डिकेड ओल्ड MOU है इंडिया का और USA के द्वारा, US बेस्ड वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी और जो हमारा NPCIL के बीच, जिसका न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं, कि 6 रिएक्टर बनाना था। तो इसमें भी अभी तक फाइनलाइज जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अचीवमेंट अब देख लेते हैं, क्योंकि जैसा बताया मैंने आपको कि अब जो बिडेन आएंगे और ट्रम्प जी का जो होता है कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो अचीवमेंट्स क्या है, द ग्रोइंग डिफेंस पार्टनरशिप, इन्हांस्ड मिलिट्री एक्सचेंजेज बोल्स्टर्ड बाय द साइनिंग ऑफ 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट, जिसोमिया, लेमोवा, कोमकासा एंड बेका। तो एक्चुअली जो होता है कि हम लोगों के इंडिया और USA के बीच में, जैसा कि हम लोगों का क्या हो रहा है कि डिफेंस पार्टनरशिप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लगातार इन्हांस हो रहा है। अब लोग जैसे कि पहले रसिया हमारा काफ़ी ज़्यादा जो होता है क्लोज पार्टनरशिप हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल जो होता है कि रसिया से भी हम लोगों ने दोस्ती बना के रखा है, लेकिन क्या है कि हम लोग USA से अधिक ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं। तो ये हमारा जो डिफेंस पार्टनरशिप में लगातार जो होता है इन्हांस हो रहा है पार्टनरशिप। और जो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट होता है, एक्चुअली आपको कुछ भी एडवांस टाइप का अगर एमनीशन चाहिए आपको USA से, तो आपको ये जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट करना ही पड़ता है। तो वो हम लोगों ने कर लिया है, जिसोमिया, लेमोआ, कोमकासा, बेका। ठीक है, US ग्रांट ऑफ द STA-1 स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टू इंडिया कैप्ड बाय इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड क्विक
procurements during the ongoing standoff between Indian and Chinese troops at the line of actual control. तो यूएसए ने जो ग्रांट किया स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन हमारे देश किसको, इंडिया को, ठीक है, कैप्ड बाय इंटेलिजेंस शेयरिंग, कि इंटेलिजेंस हम लोग शेयर करेंगे, और क्विक प्रोक्योरमेंट ड्यूरिंग द ऑनगोइंग जो स्टैंड ऑफ हम लोगों का इंडिया और चाइना के बीच में, आप लोगों को पता ही है लगातार चलता ही रहता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में, लेकिन अभी फिलहाल जो होता है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लगातार हम लोग वो न्यूज़ भी कवर कर रहे हैं। अभी देखिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द क्वाड अरेंजमेंट का, क्योंकि क्वाड अरेंजमेंट में जो हम लोगों का यूएसए और आपको जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो ये चारों कंट्री मिलके हम लोग चाइना को क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चाइना को एक तरीके से घेरा जाए। और ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि चाइना जो इस हिसाब से डोमिनेट कर रहा है, तो सारा जो कंट्री अगर मिल के नहीं आएंगे तो चाइना, आपको पर्टिकुलरली साउथ चाइना सी में तो देख रहे हैं क्या धमाल मचा के रखा हुआ है। वहाँ पे फिलीपींस और ये सबको तो कुछ समझते ही नहीं है। पूरा उसका मैक्सिमम एरिया को जो होता है वो अपना क्या कहते हैं आर्टिफिशियल आइलैंड वगैरह बना के, और सब अपना जगह को एक तरीके से बोलिए दादागिरी दिखाता है पहले के टाइम का, कि भाई पहले मेरा जो जमाने का, पुराने जमाने में ये पूरा रूट मेरा हुआ करता था, ये सारा चीज़। तो क्वाड अरेंजमेंट इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, तो चाइना इससे भी थोड़ा सा गुस्सा रहता है, लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है। व्हाट इज द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज, अभी देखते हैं। इट इज़ ए US trade program designed to promote economic growth in the developing world by providing preferential duty-free entry for up to 4,800 products from 129 designated beneficiary countries and territories. तो यह यूएस ट्रेड प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया गया है क्या, कि इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपिंग जो वर्ल्ड है, जैसे हमारा देश इंडिया भी डेवलपिंग वर्ल्ड है, तो वहाँ पे आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किया गया था। बाय किससे, तो प्रिफरेंशियल ड्यूटी फ्री एंट्री देंगे। कितना, तो 4,800 प्रोडक्ट 129 देशों को दिया गया था बेनिफिशियरी के अंडर, इंडिया को अभी हटा दिया गया है। और इससे सोचिए अब इंडिया का 4,800 प्रोडक्ट जो आ रहा था, वो सोचिए कि काफ़ी ज़्यादा यूएसए में कॉस्टली हो जाएगा। तो फिर हमारा जो ऐसे ही हम लोग तो बहुत ज़्यादा जो होता है कि एक्सपोर्ट कर नहीं पाते हैं, और वो कम्पिटिटिव नहीं रहेगा, तो काफ़ी हमें प्रॉब्लम होगा जीएसपी हटा देने के कारण। तो जीएसपी वाज इंस्टीट्यूटेड किया गया था और जनवरी 1, 1976 बाय द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। तो जीएसपी स्टार्ट हुआ था जनवरी 1, 1976 से, ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का। जीएसपी हैज़ बीन गिवन ऑन नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा मज़े का बात क्या था कि ये नॉन रेसिप्रोकल बेसिस, मतलब कि अगर यूएसए जो होता है सब डेवलपिंग कंट्री को ये बेनिफिट दे रहा है कि आप लोग जो होता है प्रिफरेंशियल ड्यूटी फ्री एंट्री करवाएंगे 4,800 प्रोडक्ट का। ये नहीं है कि इंडिया भी यूएसए का जो होता है कि इतने सारे प्रोडक्ट है, या और भी जो 129 कंट्रीज है वो उसे ड्यूटी फ्री एंट्री दे, लेकिन यूएसए खुद ही अपने बातों से देखिए मुकर रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये नॉन रेसिप्रोकल है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी वो इंडिया को टारगेट करता रहता है। ये सही नहीं है। एट द यूएस हैज़ लिंक्ड, क्योंकि हम लोग तो अभी डेवलप्ड कंट्री हुए नहीं है, एट द यूएस हैज़ लिंक्ड इट विद द मार्केट एक्सेस एंड टैरिफ रिडक्शन विच इज अगेन द बेसिक टेनेट्स ऑफ जीएसपी। व्हेन वाज इट विड्रॉन? The privilege was withdrawn by outgoing President Donald Trump's administration in Washington DC in June 2019, and India has been prodding the United States to restore it. तो ये प्रिविलेज जो हमें स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था वो डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2019 में इसे हटा दिया, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये फिर से जो होता है कि रीस्टोर कर दिया जाए, क्योंकि रीस्टोर कर देने पे हमें काफ़ी अच्छा रहेगा। बेनिफिट्स ऑफ जीएसपी, इंडियन एक्सपोर्टर्स बेनिफिट इनडायरेक्टली, ऑब्वियसली इंडिया के जो एक्सपोर्टर हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। फिर यहाँ पे देखिए through the benefit that accrues the importer by way of reduced tariff or duty free entry of eligible Indian products, क्योंकि हमारा जो एलिजिबल इंडियन प्रोडक्ट्स है उसका काफ़ी टैरिफ रिड्यूस्ड कर दिया जाता है, या तो पूरी तरीके से ड्यूटी फ्री एंट्री होता है। रिडक्शन तो ऑब्वियसली हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा। ठीक है।
फिर reduction or removal of import duty on an Indian product makes it more competitive to the importer. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो रिडक्शन और रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी जो होगा इंडियन प्रोडक्ट्स में, तो ऑब्वियसली इसे मोर कम्पिटिटिव बनाएगा जो इम्पोर्टर को और अदर थिंग्स को। तो वो लोग जो होता है इसे इंपोर्ट करेंगे और वो लोग इंपोर्ट करेंगे तो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें फ़ायदा होगा। लेकिन अगर सोचिए कॉस्टली हो जाएगा तो वो जो इम्पोर्ट तो करेंगे नहीं वहाँ पे जैसे, तो हमारे एक्सपोर्टर कैसे भेज पाएंगे, तो इस तरीके से हमें लॉस होगा। This tariff preference helps new exporters to penetrate a market and established exporters to increase their market share and to improve upon the profit margins in the donor country. तो देखिए ये टैरिफ जो प्रेफरेंस है ये क्या करेगा, हेल्प्स करेगा न्यू एक्सपोर्टर्स को पेनिट्रेट करने के लिए मार्केट में, और एस्टेब्लिश करेगा एक्सपोर्टर्स को टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर एंड टू इम्प्रूव अपॉन द प्रॉफिट मार्जिन इन द डोनर कंट्री। मतलब ओवरऑल जो होता है हमें काफ़ी प्रॉफिट होगा, आप लोगों को समझा ही दिया। फिर आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। हिंदी में ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था ये, उसी का इंग्लिश में भी हम लोग न्यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है, इनसाइट्स का है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा होता है, आप लोगों को पता होगा जो एग्ज़ाम्स वगैरह की जो होता है यूपीएससी या स्टेट जो सिविल सर्विसेज, बीपीएससी, जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस, यूपी का सर्विस कमीशन, राजस्थान का, ये सब आप लोग जो करते होंगे उन्हें पता है कि इनसाइट्स की करंट अफेयर्स इनसाइट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका अपॉइंट्स रीजनल कमिश्नर टू कंपाइल स्टेटस ऑफ पॉन्जी केसेस। तो इन ए बिड टू प्रोटेक्ट द डिपोजिटर्स इंटरेस्ट इन पॉन्जी स्कीम run by financial companies against whom cases have been registered and monitor cases pending in various courts, the state government has appointed Bengaluru Regional Commissioner to compile the status of all cases that have been filed in the state and coordinate with the district administration. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये डिपॉजिटर जो हम लोग पैसा जमा करते हैं उनके इंटरेस्ट को जो होता है को सुरक्षित रखने के लिए ये चीज़ किया गया है, टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट इन पॉन्जी स्कीम्स रन बाय फाइनेंशियल कंपनीज अगेंस्ट होम केसेज हैव बीन रजिस्टर्ड। और मॉनिटर करेंगे कि कितना भी केस, कितना सारा केस जो होता है कि पेंडिंग है वेरियस कोर्ट्स में, तो इसके लिए बेंगलुरु रीजनल कमिश्नर जो है अपॉइंट किया है कि स्टेटस बताइए कि क्या होगा, कोऑर्डिनेट करना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। बैकग्राउंड क्या है, द ऑर्डर कम्स इन द लाइट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइंग 118 फाइनेंस कंपनीज इन द स्टेट एंड सीकिंग एक्शन अगेंस्ट देम अंडर क्या क्या, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई किया था 118 फाइनेंस कंपनीज को इस कर्नाटका स्टेट में, और बोला था कि इसके अगेंस्ट में आप एक्शन लीजिए। ठीक है, द कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2004, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट 2019, ये सब नीड फॉर सच प्रोटेक्टिव मेजर्स। तो ऐसा जो प्रोटेक्टिव मेजर्स का जो होता है कि क्या ज़रूरत है, तो ये देखिए, the finance companies running Ponzi schemes could dupe investors completely, and if movable and immovable properties belonging to these companies are not attached, there is possibility that investors' interest cannot be protected since these properties could be sold. Obviously, अगर देखिए अगर जो भी ये जो कंपनीज खोलती हैं इस तरीके का Ponzi स्कीम चलाती हैं, अगर जो होता है कि अगर इनका जो भी होगा, इनका मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज़ है जो इनसे अगर उसको अटैच नहीं करेंगे, तो बहुत अधिक चांस है कि ये जो होता है कि आज लिया और 20%, 25%, 40%, 50% इंटरेस्ट 2 साल में डबल, साल भर में डबल, ऐसा सपना दिखा के और उसके बाद वो रातों रात गायब हो जाएंगे और फिर पैसा डूब जाएगा। तो फिर काफ़ी फिर गवर्नमेंट को ही जो होती है किरकिरी होती है, उनका नाम खराब होता है। इसलिए बेटर है कि आप पहले से ही ये चीज़ों को कर लीजिए। ठीक है, आप पॉन्जी स्कीम्स देखिए,
A Ponzi scheme is a form of fraud that lures investors and pays profit to earlier investors with funds from more recent investors. चलिए पॉन्जी स्कीम में करता क्या है कि एक तरीके का पूरा फ्रॉड ही है। इसमें क्या करते हैं कि इन्वेस्टर्स जो को इस तरह का से बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आपको जो होता है वही डबल ट्रिपल कर दिया जाएगा 6 महीना 1 साल में पैसा। और वो लोग एक्चुअली करते क्या है, जो नए इन्वेस्टर होते हैं उससे पैसा लेते हैं, पुराने वाले को दे देते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा पैसा डबल। इस तरीके से वो अपना इमेज मार्केट में बना लेते हैं और उसके बाद फिर वो पूरा पैसा जो होता है करोड़ों जमा करके रफू चक्कर हो जाते हैं। स्कीम लीड्स विक्टिम्स टू बिलीव दैट प्रॉफिट्स आर कमिंग फ्रॉम प्रोडक्ट sales or other means and they remain unaware that other investors are the source of funds। स्कीम जो होता है क्या होता है विक्टिम्स जो होते हैं कि वो बिलीव करने लगते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो जो कुछ प्रोडक्ट वगैरह दिखाते हैं कि ये सेल हो रहा है ये हो रहा है उसी से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली होता है क्या है कि ये जैसा बताया आपको कि वो दूसरे इन्वेस्टर्स का पैसा ही उसे लौटा देते हैं। और उसकी नेम क्या गया है किस पे, आफ्टर चार्ल्स पॉन्जी जो होता है, इसलिए पॉन्जी स्कीम बोल रहे हैं। चार्ल्स पॉन्जी क्या था कि वो काफ़ी कुख्यात थे, मतलब काफ़ी इस तरीके से कुख्यात का मतलब क्या होता है, एक फेमस हुआ और ये नोटोरियस है, मतलब रॉन्ग हिसाब से जो होता है कि बोलिए ये फेमस है पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरीके का टेक्निक काफ़ी लगाया था और लोगों को चूना लगाया था 1920 के आसपास में। ठीक है, इसलिए चार्ल्स पॉन्जी जी के नाम पे पॉन्जी स्कीम रखा गया है। Key provisions is the in the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act 2019। तो की provisions क्या है? Substantive banning clause which bans deposit takers from promoting, operating, issuing advertisements or accepting deposits in any unregulated deposit scheme। फिर क्रिएशन ऑफ 3 different types of offenses, namely running of unregulated deposit schemes, fraudulent default in regulated deposit schemes, and wrongful inducement in relation to unregulated deposit schemes, severe punishment and heavy pecuniary fines to act as deterrent। तो ये सारा चीज़ किया गया है। प्रोविजंस फॉर disgorgement or repayment of depositors in cases where such schemes nonetheless manage to raise deposit illegally। तो ये सारा जो होता है कि तरीका है आप लोगों को, ठीक है, की प्रोविजंस है। अभी आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे और भी। यहाँ देखिए, प्रोविजंस फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज एसेट्स बाय द competent authority and subsequent realization of assets for repayment to depositors, creation of an online central database for collection and sharing of information on deposit taking activities in the country। the creation of an की ऑनलाइन सेंट्रल डेटाबेस बनाओ। तो ये सब है की प्रोविजंस है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019। तो ये नया एक बनाया भी गया था कि ये जो होते हैं अनरेगुलेटेड जो डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, क्योंकि इस तरह का जो होता है फ्रॉड काफ़ी चल आया था अपने सहारा का स्कीम, काफ़ी वो लगातार न्यूज़ में बना हुआ था। क्रिएशन ऑफ एन ऑनलाइन सेंट्रल डेटाबेस फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज इन द कंट्री, मतलब कितना पैसा लोगों से लिया जा रहा है ये सबका एक सेंट्रल डेटाबेस। क्योंकि वो क्या होता है, कभी इस राज्य में यहाँ पकड़ा है तो दूसरे जगह ऐसे करके बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ठीक है, और अगर लोगों को चूना लगा दिया तो फिर क्या करेंगे, उनके जो भी एसेट्स वगैरह है उसे बेच बेच के उन्हें पैसा जो होता है वापस दिया जाएगा। अभी देखते हैं इंडिया टू ब्रिंग मोर नेशंस इनटू कोस्टल रडार नेटवर्क। तो कोस्टल रडार नेटवर्क जो होता है में काफ़ी और कंट्री आ रहे हैं, ज़रूरी भी है इंडिया को, क्योंकि अगर रडार नेटवर्क हम अच्छा नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगा समय के साथ। नहीं तो चाइना आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी डोमिनेटिंग जो होता है उसका टेंडेंसी है। इंडिया इज प्लानिंग टू फर्दर एक्सपैंड द कोस्टल रडार चेन नेटवर्क मीन टू इनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द हाई सीज फॉर थ्रेट्स। मतलब जो होता है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 26/11 जो हमला हुआ था वो भी जो बोला कि वो भी कहाँ थे, आपको समुद्र के रास्ते से ही आए थे सारा। ठीक है, असिस्टेंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग टू इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स। इंडियाज पास्ट एंड फ्यूचर एफर्ट्स क्या है इन दिस रिगार्ड? मॉरिशस, Seychelles and Sri Lanka have already been integrated into the country's coastal radar chain network. Plans
to set up coastal radar stations in the Maldives में पकड़ा है। देखिए मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका ऑलरेडी जो होता है इंटीग्रेट हुआ है कंट्री का कोस्टल रडार चेन नेटवर्क में, और हम लोगों का प्लान है कि हम लोग मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश को भी इसमें कर लें। तो ऑलरेडी मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका कर लिए हैं, और मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश को अभी। मैरी टाइम डेटा फ्यूजन इन इंडिया, इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल एफर्ट्स क्या है अभी वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मैरी टाइम डेटा जो होता है, इंडिया नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर इज द नोडल एजेंसी फॉर मैरी टाइम डेटा फ्यूजन। तो IMSC जो होता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, ये नोडल एजेंसी है मैरी टाइम डेटा फ्यूजन के। लोकेटेड कहाँ है ये? गुरुग्राम में। इट वाज सेट, गुरुग्राम कहाँ है आपको? तो हरियाणा में। इन गुरुग्राम इट वाज सेटअप आफ्टर द जो 26/11 जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, इसके बाद ही ये IMSC बना था। ठीक है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, तो इंफॉर्मेशन को मैनेज करो, एनालिसिस करो। एज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिगार्डिंग ट्रैफिक ऑन हाई सीज, द नेवी हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कंक्लूड white shipping agreements with 36 countries and 3 multilateral contracts. So far agreements have been concluded with 22 countries and 1 multilateral contract. ठीक है, तो एज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो होता है, ट्रैफिक जो होता है, क्या हो रहा है हाई सी पे, नेवी ने ऑथराइज किया है गवर्नमेंट के द्वारा कि कंक्लूड करो वाइट शिपिंग जो होता है एग्रीमेंट 36 कंट्री से, और 3 मल्टीलैटरल जो होता है कंट्रैक्ट को। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कंक्लूड कर लिए हैं? 22 कंट्रीज के साथ और एक मल्टीलैटरल कंट्रैक्ट को। एट द नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन विच इज मीन टू प्रमोट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, 3 more international liaison officers are expected to join soon. The ILOs from France, Japan, and the US have joined the center. Under phase 1 of the coastal radar chain network, 46 coastal radar stations have been set up to across the country's coastline. Under phase 2 of the project, which is currently underway, 38 static radar stations and 4 mobile radar stations are being set up by the Coast Guard and is advanced stage of completion. तो फेज 1 जो था द कोस्टल रडार चेन नेटवर्क का, तो 46 कोस्टल रडार स्टेशन सेटअप किया गया है अक्रॉस द कंट्रीज कोस्टल लाइन। और फेज 2 जो होता है विच इज करेंटली अंडर वे, 38 स्टेटिक रडार स्टेशन और 4 मोबाइल रडार स्टेशन को सेटअप किया जा रहा है कोस्ट गार्ड एंड इज वो एडवांस स्टेज है, कम मतलब ख़त्म होने के। अबाउट द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, The Navy set up the IFC-IOR in December 2018 within the premises of the Information Management and Analysis Center in Gurugram to track maritime movements in the region. मैरीटाइम जो होता है मूवमेंट को ये करने के लिए ये आपको हो रहा है। अभी हम लोग देखते हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन। यहाँ देखिए तो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर जो इंडियन ओशन रीजन के लिए हम लोग देख रहे थे, नेवी सेटअप किया है इंफॉर्मेशन जो होता है फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन इन दिसंबर 2018 में विद इन द प्रीमाइजेज ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। और जो हम लोग एनालिसिस सेंटर देखे गुरुग्राम में, उसी के प्रीमाइज में ये किया है ट्रैक करने के लिए मैरीटाइम मूवमेंट को इस रीजन में। ठीक है, यहाँ पे पूरा मैरीटाइम इंडिया के चारों ओर का आप देख सकते हो। इधर देखिए इंडिया से खासकर पाकिस्तान देखिए इधर साइड में। हमें काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे कि हम लोग सारे लोगों के साथ और रडार से हम लोग कंट्रोल करके रखें, क्योंकि कब 1962 में हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने वैसे ही सोचा था हिंदी चीनी भाई भाई, उसी के चक्कर में बुरा हाल हो गया था हमारा। हम लोगों ने नज़र रखना कि क्या ज़रूरत है हथियार और इन लोगों का। अभी चलिए फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स देख लेते हैं। फर्स्ट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मंकीज इन तेलंगाना। फर्स्ट रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर बना है मंकी के लिए इन द स्टेट वाज इनाग्रेटेड एट गांधी रमन्ना हरितवनम नियर चिंचोली विलेज इन निर्मल डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली में। इट इज़ सेकेंड सच फैसिलिटी है फॉर द प्राइमेट्स के लिए इन द कंट्री। फर्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश में पहला है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि ये तेलंगाना में जो
रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर है मंकी के लिए, ये दूसरा है। पहला ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में आ चुका है। मंकी दैट वेंचर इनटू ह्यूमन हैबिटेशन वुड बी caught in a phased manner and brought to the rehab center where they would be operated upon for birth control and would be released into forest again after the rehab period। तो जहाँ पे वो क्या किया जाएगा, उन्हें रिहैब के लिए वहाँ पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पे अब देख लीजिए, हिमालयन जो होता है आपको ट्रिलियम, द हिमालयन ट्रिलियम एक कॉमन हर्ब है ऑफ द हिमालयाज was declared endangered by the IUCN के बाद ये हिमालयन ट्रिलियम न्यूज में, तो ध्यान में रखना है, इसे endangered किया गया है। हाथ का न्यूमरस यूज होता है ह्यूमन बींग के लिए, दस इन्वाइटिंग पीपल टू यूटिलाइज इट पेविंग वे फॉर ओवर यूटिलाइजेशन। तो इस कारण से इसका बहुत सारा यूज होता है, तो लोग ऑब्वियसली इसको यूटिलाइज करते हैं और इस तरह मैक्सिमम लोग ओवर यूटिलाइज कर जाते हैं। क्योंकि ये होता क्या है, टेम्परेट एंड सब अल्पाइन जोन सब हिमालयाज का एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2400 मीटर से 4000 मीटर के बीच में ये ट्रिलियम मिलता है। इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ये जो स्पेसीज है इसका घर है, यहाँ पे मिलता है। ONGC जो होता है बिगिंस प्रोडक्शन इन बंगाल बेसिन मेकिंग इन इंडिया, मतलब 8वां जो होता है फंक्शनल इसे बना देता है। ONGC स्टार्ट करता है बंगाल बेसिन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो होते हैं हैज़ बिगन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम द अशोक नगर वन वेल जो होता है बंगाल बेसिन से 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। दिस हैज़ मेड द बंगाल बेसिन इंडिया द 8th production basin, joining the ranks of Krishna, Godavari, Mumbai, offshore Assam, Salf, Rajasthan, Kaveri, Assam, Arakan, Fold Belt and Cambay। यह बनाया है बंगाल बेसिन को इंडिया का 8वां जो होता है प्रोड्यूस करने वाला बेसिन है, ज्वाइन कर दिया है। रैंक जो होता है ऑलरेडी हमारे पास कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन जिसको बोलते हैं, केजी कृष्णा गोदावरी, मुंबई ऑफशोर, असम, सेल्फ, राजस्थान, कावेरी, असम, अराकान, फोल्ड बेल्ट और कैम्बे, ये सब है। और अभी हमारा बंगाल बेसिन भी आ गया है, और उसमें भी कहाँ अगर पर्टिकुलरली तो अशोकनगर वन वेल, ठीक है, और बंगाल 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। देयर आर 26 सेडिमेंट्री बेसिन्स है इंडिया में, कवरिंग ए टोटल ऑफ 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऑफ दिस 16 आर ऑनलैंड बेसिन्स है, मतलब वो जमीन पे हैं। आर 7 लोकेटेड बोथ ऑनलैंड एंड ऑफशोर एंड 3 कम्प्लीटली ऑफशोर। तो 7 है जो कि आपको ऑनलैंड भी है और ऑफशोर भी है, मतलब थोड़ा नदी या समुद्र उस जगह पे। और 3 जो होता है पूरी तरीके से ऑफशोर ही है, ठीक है, मतलब लैंड से दूर हो गया, ठीक है। और 16 जो होते हैं आपको लैंड पे है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 16 3 19 और 7 26 है ना। 26 सेडिमेंट्री बेसिन है इंडिया में। तो ये हम लोगों ने देख लिया है, इनसाइट्स का रिवीजन कर लिया आराम से। करेंट अफेयर्स का 21 तारीख का है। अभी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। तो थैंक्स दोस्तों, और आप लोग को भी रिवीजन हो, एंजॉय कीजिए।